India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। साथ ही कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट का पलटा फैसला, बताया राणा के जाति प्रमाण पत्र को वैध। एनसीपी के दोनों गुटों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, कहा पुराने फैसले में बदलाव नहीं होगा। शरद पवार गुट चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा। दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित। राउज एवेन्यू कोर्ट 8 अप्रैल को मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। India Legal presents Courts Roundup. आम चुनाव में महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत कौर राणा को जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दूं कि कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है और नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराया है। नवनीत कौर राणा ने अपना जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सुनवाई की और नवनीत के पक्ष में फैसला सुनाया। नवनीत राणा 2019 का चुनाव अमरावती सीट से निर्दलीय लड़ी थी और जीत हासिल करी थी। बता दें कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं और इस बार आम चुनाव में फिर उम्मीदवार हैं। अमरावती सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद सदस्य नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत की पीठ ने सांसद की जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। नवनीत राणा ने अपना जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने पर संकट के बादल छा गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा की याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला दिया है। नवनीत राणा इस बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं नवनीत राणा की याचिका पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे सिख चमार जाति से थी। हाई कोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र में कोई खामी नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी यानी जांच समिति का फैसला सही था। इसमें हाई कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए था। स्क्रूटनी कमेटी ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को सही माना था और क्लीन चिट दे दी थी। शिवसेना नेता आनंद राव अडसुल ने मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के पास शिकायत दर्ज की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच समिति द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से विकृत, बिना सोचे समझे और रिकॉर्ड पर सबूतों के विपरीत था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है। इस बार नवनीत राणा बीजेपी से उम्मीदवार हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र खारिज होने से उनके साथ ही बीजेपी की सिरदर्दी भी बढ़ गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बेहद सख्त टिप्पणी की थी। उसके बाद नवनीत राणा ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार बनाम शरद पवार मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम अपने पुराने निर्णय में कोई बदलाव नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा था कि घड़ी सिंबल का इस्तेमाल अजीत पवार की पार्टी ही करेगी। वहीं अंतरिम आदेश का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया। बता दें कि फैसला सुनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हमारे विचार में 17-19 मार्च को दिए गए निर्देशों को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्ट करना और दोहराना पर्याप्त है कि अजीत पवार और पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता समर्थक दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर दरार से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार और शरद पवार दोनों गुट को 19 मार्च 2024 को पारित कोर्ट के पिछले अंतरिम आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शरद पवार गुट, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक केवल एनसीपी शरद पवार नाम और प्रतीक तुरहा बजाता हुआ आदमी का उपयोग करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, दूसरे शब्दों में आवेदक याचिकाकर्ता शरद पवार या समर्थक प्रतीक घड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम 19 मार्च के अपने आदेश में बदलाव नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अजीत पवार और शरद पवार को आदेशों का पालन करना होगा। कोर्ट ने वरिष्ठ पदाधिकारियों, प्रवक्ताओं, विधायक, सांसदों से भी कहा कि वो हमारे निर्देशों का सख्ती से पालन करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि शरद पवार गुट चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा। फैसला सुनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हमारे विचार में 19 मार्च को दिए गए निर्देशों को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट करना और दोहराना पर्याप्त है कि अजीत पवार और पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता समर्थक दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। ऐसा तब हुआ जब अजीत पवार गुट ने आरोप लगाया कि शरद पवार गुट अभी भी घड़ी चिन्ह का उपयोग कर रहा है। न्यायालय ने अजीत पवार गुट को अपने सभी अभियान सामग्रियों में स्वीकरण जोड़ने के पहले के निर्देश का सावधानी पूर्वक पालन करने का भी निर्देश दिया कि घड़ी चिन्ह का उपयोग न्यायालय के अधीन है। घड़ी चिन्ह की न्यायिक प्रकृति के संबंध में जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस अखबारों के छोटे कोनों में हैं। उनके वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अधिक प्रमुखता से सार्वजनिक नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पदाधिकारियों, उम्मीदवारों और समर्थकों को ये सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जाएगा कि अदालत के आदेशों की कोई अवहेलना न हो। कोर्ट ने शरद पवार गुट को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि उनके कार्यकर्ता और समर्थक कोर्ट के आदेश का पालन करें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ 2 अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी। एक याचिका शरद पवार गुट द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अजीत पवार गुट ने 19 मार्च के हालिया न्यायालय के निर्देश का अनुपालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अवमानना की कार्रवाई शुरू करने या पहले के आदेश को संशोधित करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दिल्ली आबकारी नीति मामले की आरोपी के कविता फिलहाल ईडी की हिरासत में है। इस बीच दिल्ली की कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार या 8 अप्रैल को इस मामले में फैसला सुनाएगा। वहीं सिंघवी ने जिरह के दौरान कहा कि कविता का एक बच्चा है जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 8 अप्रैल को मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। There are certain family issues on which
interim bail is sought. राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आरोपी महिला का 16 साल का एक बच्चा है जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं। बच्चे के लिए मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है। इस उम्र में भी उसकी मां की कमी को पिता या बहन या भाई कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मां की बहन भी उसके मां के भावनात्मक समर्थन को पूरा नहीं कर सकती है। The minor children examination is going on. So that is what is one of the major ground and there are other grounds also. Thank you so much. सिंघवी ने कहा कि ऐसे में अगर 1 महीने तक बेटे के साथ रहने की इजाजत दी जाती है तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। ईडी को ऐसी कोई तत्काल पूछताछ नहीं है और अगर है भी तो क्या वो कुछ हफ्तों का इंतजार नहीं कर सकती। सिंघवी ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी के द्वारा केस डायरी खोले जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी इस मामले में अभी केस डायरी कैसे खोल सकती है। वहीं ईडी की ओर से अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि इस स्तर पर किसी भी तरह से दी गई अंतरिम राहत जांच को पटरी से उतार देगी। वे बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से सबूत उस दिन मिटा दिए जब उनको समन जारी किया गया था। उनके फेस टाइम जैसे ऐप में कोई डेटा ही नहीं था। यही एक बार की घटना नहीं है। 100 से अधिक उपकरण या तो गायब हो गए हैं या फिर नष्ट किए गए हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि ऐसे गवाह भी हैं जिन्हें बुलाया गया और उन्हें अपने बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। अगर राहत दी गई तो ये आगे भी लोगों को प्रभावित करेंगी। ईडी ने कहा कि आरोपी कविता रिश्वत देने वाले प्रमुख लोगों में से एक हैं। वह केवल अग्रिम रूप से रिश्वत की व्यवस्था करने वालों का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि इंडो स्पिरिट के माध्यम से लाभार्थी भी हैं। ईडी ने कहा कि 2 से 3 गवाहों को अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया। इसमें 1-2 पर दबाव बनाने में वे सफल भी हुई हैं। उनमें से तीसरा हमारे पास आया और कहा कि उस पर दबाव डाला जा रहा है। यहाँ सबूतों को स्पष्ट रूप से नष्ट किया जा रहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 8 अप्रैल को मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करके अपने आयुर्वेदिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भ्रामक विज्ञापनों को रोकने में विफल रहने के लिए अदालत के समक्ष पेश किए गए आकस्मिक माफी हलफनामे पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में शपथ लेने के बाद उसकी अवहेलना की है, यानी कि परजुरी की गई है। अब आइए समझते हैं कि परजुरी क्या होता है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इस पर आपको जानकारी देंगे। एब्सोल्यूट डिफायंस, पर्जरी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को मिसलीडिंग एड्स केस में माफी के एफिडेविट पर फटकार लगाई। लेकिन पर्जरी क्या है? सीधे शब्दों में पर्जरी का मतलब है किसी न्यायालय में जानबूझकर झूठा बयान देना, चाहे तो ओरल हो या रिटन। इस ऑफेंस का जेनेसिस सेक्शन 191 और सेक्शन 192 आईपीसी में मिलता है, जहां सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस और सेक्शन 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की बात करता है। सेक्शन 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस की बात करता है। कोई भी इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अगर दे या फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज होने के पर्पस से दे तो उसकी सजा 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। और अगर कोई फैब्रिकेटेड एविडेंस किसी और केस में दे तो उसकी सजा 3 साल तक की हो सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण या DSLSA को उन 2 एसिड हमले से बचे लोगों को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्होंने 2009 के हमले में अपनी दृष्टि खो दी थी और विकृति का सामना किया था। बता दें कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने एसिड हमला करने के आरोपी 2 लोगों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने तर्क दिया, भले ही अपीलकर्ताओं पीड़ितों पर एसिड फेंकने के अपराध के हमलावर की पहचान स्थापित नहीं की गई है, फिर भी ये न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि पीड़ितों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके निशान जीवन भर उनके साथ रहेंगे। वहीं कोर्ट ने DSLSA को दोनों एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में रोजगार के लिए प्रस्ताव या अवसर पेश करने का भी निर्देश दिया।
इसके अलावा न्यायालय ने DSLSA से कहा कि वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जीवित बचे लोगों की मेडिकल जांच की सुविधा प्रदान करें ताकि ये पता लगाया जा सके कि भविष्य में उन्हें किस चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। बता दें कि न्यायालय ने कहा कि एसिड हमले के परिणाम स्वरूप जीवित बचे दोनों लोगों को अत्यधिक पीड़ा हुई। न केवल उनके दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई बल्कि विकृति और विकलांगता का भी सामना करना पड़ा, जिससे वे जीवन भर दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब दोनों महिलाएं काम से वापस लौट रही थीं। उन पर 2 लोगों पर तेजाब फेंकने का आरोप भी लगा था। दोनों व्यक्तियों को 2012 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। बरी किए जाने को राज्य और 2 महिलाओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच करने और ये निष्कर्ष निकालने के बाद अपील खारिज कर दी कि अभियोजन पक्ष उचित संदेश से परे अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा। न्यायालय ने पाया कि गवाहों में विश्वसनीयता की कमी है। इसके अलावा जिस तरह से मामले की जांच की गई उसने अभियोजन पक्ष की दलीलों को कमजोर कर दिया। अदालत ने कहा, हालांकि न्यायालय ने एसिड हमले से बचे लोगों को अन्य प्रकार की राहत देने का निर्णय लिया, जैसे मुआवजा और रोजगार के अवसरों की जांच और भविष्य के चिकित्सा उपचार के पाठ्यक्रम। कोर्ट ने इन पहलुओं पर मामले की आगे की सुनवाई के लिए मामले को 6 मई को फिर से सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन यानी कि संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 167 उपधारा 3 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका में नोटिस जारी किया है। इस प्रावधान के अनुसार मुआवजे का दावा मोटर वाहन दुर्घटना का मामला दुर्घटना की तारीख से 6 महीने के भीतर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जाना चाहिए। प्रावधान जो 1 अप्रैल 2022 को प्रभावी हुआ, उसका अब इस आधार पर चुनौती दी गई कि ये दावा आवेदन दाखिल करने के लिए 6 महीने की सख्त सीमा अवधि लगाकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अधिकारों में कटौती करता है। आगे ये तर्क दिया गया कि दावा आवेदन दाखिल करने पर इस तरह की सीमा लगाने से इस परोपकारी कानून का उद्देश्य कमजोर हो जाता है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को लाभ प्रदान करना है। इस प्रपेक्षण के आधार पर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि विवादित संशोधन न केवल मनमाना है बल्कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वर्ले की खंडपीठ ने याचिका पर भारत संघ को नोटिस जारी किया। सन 1939 के मोटर वाहन एक्ट को 1988 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया, जिसके तहत दावा याचिका पर 6 महीने के भीतर दायर की जानी है। हालांकि 1994 में संशोधन के माध्यम से किसी भी समय हुई दुर्घटना के संबंध में दावा याचिका दायर करने की समय सीमा हटा दी गई है। तो फिलहाल के लिए कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.